AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद कहाँ किस किस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे विभिन्न ट्रिब्यूनल्स, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही आपको बताएंगे इस वीडियो में कि क्या किसी सीनियर के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। तो साथियों, वकालत की दुनिया में आप सभी न्यू एडवोकेट्स का स्वागत है। LLB की डिग्री हासिल करना और फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIB पास करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। एक नए वकील के मन में अदालत, वकालतनामा, सीनियर के अधीन काम करने और प्रैक्टिस के अधिकार क्षेत्र को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि लॉ कॉलेज की पढ़ाई और अदालतों की वास्तविक दुनिया में काफ़ी अंतर होता है। इस वीडियो में हम अधिवक्ता अधिनियम 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर प्रमाणित जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इस वीडियो में को देखने के बाद आपके मन में अपनी प्रैक्टिस, कोर्ट, स्टेट और सीनियर के साथ काम करने को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि AIB क्या है और इसे पास करने के बाद क्या मिलता है। सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सफ़र कैसे आगे बढ़ेगा। जब आप LLB का पास करते हैं तो आप केवल एक लॉ ग्रेजुएट होते हैं, एडवोकेट आप नहीं होते हैं। एडवोकेट बनने के लिए आपको अपने राज्य की बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको एक प्रोविजनल अस्थायी लाइसेंस मिल जाता है, जिसकी वैधता क्या होती है, 2 साल की होती है। इस 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करना अनिवार्य होता है। इसके बिना फिर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। AIB पास करने का अर्थ होता है कि जब आप AIB पास कर लेते हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करता है। यह COP आपका अंतिम और स्थायी लाइसेंस स्थायी लाइसेंस है। यह सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में वकालत करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत और स्वतंत्र हैं। अब बात करते हैं कि AIB पास करने के बाद कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोर्ट और स्टेट के नियम आपको बता देते हैं साथियों। ये जो न्यू एडवोकेट्स हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं किस कोर्ट में और किस राज्य में केस लड़ सकता हूँ, किन किन राज्यों में मैं जाकर केस लड़ सकता हूँ। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 30 में दिया गया है। धारा 30 स्पष्ट रूप से कहती है कि प्रत्येक वकील जिसका नाम स्टेट बार काउंसिल के रजिस्टर में दर्ज है, रोल है, उसे पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसे अदालतों के प्रकार और राज्यों के अनुसार उदाहरणों से समझते हैं। अलग अलग राज्यों के नियम। आपको किसी दूसरे राज्य में केस लड़ने के लिए उस राज्य की बार काउंसिल में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में है और आप लखनऊ में रहते हैं। अब यदि आपके क्लाइंट का कोई केस राजस्थान के, मान लीजिए जयपुर सेशन कोर्ट में या फिर महाराष्ट्र के पुणे में चल रहा है, तो आप बेझिझक अपनी वकालत की ड्रेस पहनकर जयपुर या पुणे जा सकते हैं। वहाँ कोर्ट में अपना वकालतनामा लगा सकते हैं और केस लड़ सकते हैं। वहाँ के जज साहब या कोई भी वकील साहब आपको यह कहकर नहीं रोक सकते कि आप यूपी के वकील हैं और यहाँ बहस नहीं कर सकते हैं। अब इसमें शर्त क्या है? जब आप दूसरे राज्य में केस फाइल करते हैं तो कोर्ट की रजिस्ट्री जहाँ केस फाइल होता है, आमतौर पर यह मांग करता है कि पत्राचार के लिए आप उस शहर का कोई स्थानीय पता दें। इसके लिए अक्सर दूसरे राज्य में जाने वाले वकील जहाँ के किसी स्थानीय वकील को अपने साथ वकालतनामे में जोड़ लेते हैं ताकि अलग कोर्ट नोटिस भेजें, ताकि कोर्ट जो है अगर नोटिस भेजे तो वह स्थानीय पते पर आसानी से पहुंच जाए, लेकिन केस पूरी तरह से आप ही लड़ सकते हैं वहाँ पर। अब ज़िला अदालतों की बात करते हैं। भारत के किसी भी ज़िले की किसी भी निचली अदालत में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें सिविल जज, सेशन जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पारिवारिक न्यायालय और रेवेन्यू कोर्ट शामिल है। AIB पास करने के तुरंत बाद आप इन अदालतों में अपना केस खुद फाइल कर सकते हैं और वहाँ पर आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं। अब विभिन्न ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं। नए वकीलों को अक्सर लगता है कि वे केवल सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आपके पास असीमित विकल्प हैं साथियों। AIB पास करने के बाद आप सीधे भारत के किसी भी ट्रिब्यूनल में
पेश हो सकते हैं, जैसे उपभोक्ता फोरम है जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से जुड़े इसमें मामले आते हैं, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनियों और दिवालियापन के जो मामले हैं यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं, वकालतनामा लगा सकते हैं, डीआरटी, और बैंकों के जो लोन वसूली के मामले हैं, डिबेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, उसमें भी जा सकते हैं, सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सरकारी कर्मचारियों के सिविल सेवा मामलों के लिए आप लड़ सकते हैं, रेरा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी विवाद के लिए आप वकालतनामा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं हाई कोर्ट की। आप भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वह इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, राजस्थान हाई कोर्ट हो या फिर मद्रास हाई कोर्ट हो, किसी भी हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। हाई कोर्ट में केस फाइल करने और बहस करने के लिए भी आपको किसी अतिरिक्त परीक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो आपका COP जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है EIB पास करने के बाद वह काफ़ी है। आप सीधे किसी भी हाई कोर्ट में रिट याचिका, अपील या जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ तक एक विशेष नियम है। सर्वोच्च न्यायालय में आप सुप्रीम कोर्ट में आप अपना वकालतनामा लगाने की सोच रहे हैं तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का नियम थोड़ा अलग है और ख़ास है। इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कई सवाल आते हैं कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकते हैं। जी हाँ, आप बहस तो कर सकते हैं। आप AIB पास करने के अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर जज साहब के सामने आर्ग्यू कर सकते हैं। आपको बहस करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या आप सुप्रीम कोर्ट में खुद का वकालतनामा लगा सकते हैं या केस फाइल कर सकते हैं? इसका जवाब होगा आप सीधे तौर पर आप अपना वकालतनामा वहाँ पर नहीं लगा सकते। नियम क्या कहता है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने और वकालतनामा लगाने का अधिकार केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को ही होता है। AOR कैसे बनते हैं? AOR बनने के लिए एक वकील के पास कम से कम 4 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद 1 साल तक किसी मौजूदा AOR के अंडर में ट्रेनिंग होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक बहुत कठिन परीक्षा होती है, उसे पास करना होता है। एक नए वकील के रूप में आप सुप्रीम कोर्ट में अपने क्लाइंट का केस लड़ तो सकते हैं, लेकिन आपको फाइलिंग किसी AOR के हस्ताक्षर और वकालतनामे के माध्यम से आपको करवानी होगी। अब बात करते हैं कि क्या अपना खुद का वकालतनामा लगा सकते हैं। कानूनी रूप से उत्तर है हाँ, बिल्कुल आप लगा सकते हैं खुद का वकालतनामा। वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात थी, ये अलग से बात है कि आप AIB पास करने के बाद वकालतनामा लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, लगा सकते हैं AIB पास करने के बाद। और यहाँ तक कि स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद भी आप जो 2 साल का आपका जो प्रोविजनल पीरियड रहता है, प्रोविजनल जो आपका वो 2 साल का कार्ड बनता है, उसके आधार पर आप वहाँ पर वकालतनामा लगा सकते हैं। आपको कानूनी रूप से अपना स्वतंत्र वकालतनामा पेश करने में, कोर्ट में पेश करने का पूरा अधिकार उस दौरान मिल जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। उसके लिए आपको AIB पास करना ज़रूरी है 2 साल के बाद में। अब बात करते हैं कि वकालतनामा क्या होता है। एक सवाल रहता है नए जो एडवोकेट्स हैं और जो लॉ के जो ग्रेजुएट हैं, अभी हाल ही में उन्होंने पास की है, तो उनके मन में सवाल रहता है कि वकालतनामा क्या है। साथियों, यह एक कानूनी दस्तावेज है और जिस पर क्लाइंट हस्ताक्षर करके कोर्ट को यह बताता है कि मैं फलां वकील साहब, यानी जैसे आप हैं, को अपना केस लड़ने, मेरी तरफ से गवाह पेश करने और समझौता करने का पूरा अधिकार देता हूँ। जब आप इस पर हस्ताक्षर करके इसे कोर्ट में जमा कराते हैं तो आप आधिकारिक रूप से उस केस के वकील बन जाते हैं। साथियों, आपको अपने वकालतनामे पर किसी भी सीनियर वकील, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने नाम की मुहर बनवा सकते हैं जिसमें आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखा हो और सीधे केस आप लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या किसी सीनियर के अंडर में काम करना आपको पड़ेगा AIB पास करने के बाद? यह एक ऐसा सवाल है जो हर नए वकील को परेशान करता है। इसका उत्तर हम 2 पहलुओं में देंगे, कानूनी पहलू और व्यवहारिक पहलू। अब कानूनी पहलू, अब बिल्कुल नहीं, आपको आवश्यकता नहीं है किसी सीनियर के अंडर में काम करने की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अधिवक्ता अधिनियम का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो यह कहता हो कि एक नए वकील को प्रैक्टिस शुरू करने के लिए किसी सीनियर वकील के अंडर में एक काम करना पड़ेगा। जिस दिन आपके हाथ में आपका जो एनरोलमेंट
नंबर और COP आ जाता है, उस दिन से आप अपनी खुद की स्वतंत्र वकालत शुरू कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोल सकते हैं, अपना नेम प्लेट लगा सकते हैं और सीधे क्लाइंट से केस लेकर कोर्ट में पेश हो सकते हैं। भले ही कानून आपको स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट देता है, लेकिन आपको कम से कम 1 से 3 साल तक का किसी अच्छे सीनियर वकील के अंडर में काम आपको करना चाहिए ताकि आप वहाँ पर सीख सकें। ऐसा क्यों है साथियों, उदाहरण से समझते हैं। इसमें है कि किताबी ज्ञान और वर्सेस कोर्ट की वास्तविकता। आपने LLB में पढ़ा है कि FIR कैसे दर्ज होती है, CRPC BNSS की धाराएं, लेकिन अगर पुलिस FIR दर्ज न करे तो 156 सबसेक्शन 3 का इस्तेगासा कोर्ट में कैसे टाइप होगा, उसमें किन मार्जिन का ध्यान रखा जाएगा, उसमें कौन से एफिडेविट लगेंगे और कोर्ट के किस क्लर्क अहलमद के पास वह फाइल जमा होगी, यह सब LLB की किताबों में नहीं लिखा होता है। यह आप कोर्ट की गैलरी में धक्के खाकर या सीनियर के साथ रहकर ही सीख पाएंगे। ड्राफ्टिंग की कला आपको सीखने को मिलेगी। एक दीवानी मुकदमा कैसे लिखा जाता है, उसमें वाद कारण अधिकार क्षेत्र के पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट होते हैं, यह आप तभी सीखेंगे जब आप किसी सीनियर की पुरानी फाइलों को पढ़ेंगे और उनके साथ बैठकर केस ड्राफ्ट करेंगे। जज साहब के सामने बहस, जज साहब से बात कैसे करनी है, कब आक्रामक होना है और कब विनम्र होना है, यंग योर ऑनर, माय लॉर्ड या सर का प्रयोग कैसे करना है, एविडेंस यानी साक्ष्य के दौरान गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करनी है, गवाह को कैसे तोड़ना है, यह सब ऐसी कला है साथियों जो किसी सीनियर को कोर्ट में बहस करते देखकर ही सीखी जा सकती है। क्लाइंट हैंडलिंग, एक क्लाइंट जो रोता हुआ या गुस्से में आपके पास आया है, उससे फीस कैसे मांगनी है, उसे कैसे विश्वास दिलाना है, ये आप सब सीनियर के चैम्बर में रहकर सीख पाएंगे। कानूनी तौर पर आप आज़ाद हैं साथियों, आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, खुद का वकालतनामा लगाने के लिए आप, लेकिन बिना अनुभव के किसी का केस लेना उस क्लाइंट के जीवन और उसके खुद के करियर के खिलाफ खिलवाड़ हो सकता है। एक छोटी सी ड्राफ्टिंग की गलती आपके क्लाइंट को उम्र कैद करा सकती है या उसकी करोड़ों की संपत्ति डुबो सकती है। इसलिए कुछ समय सीनियर के साथ, कुछ साल सीनियर के साथ आप काम कीजिएगा, कोर्ट की प्रक्रिया सीखिएगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कुछ अन्य ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप खुद की प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वकालतनामा लगाते हैं, तो कुछ व्यावहारिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। बार एसोसिएशन की सदस्यता, बार काउंसिल और बार एसोसिएशन दोनों अलग अलग है साथियों। स्टेट बार काउंसिल आपको वकील बनाती है, यह वैधानिक संस्था है। बार एसोसिएशन उस कोर्ट के वकीलों का एक संगठन, यूनियन होता है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर डिस्ट्रिक्ट या बार एसोसिएशन। अगर आप किसी कोर्ट में नियमित प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कोर्ट की लाइब्रेरी या इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोर्ट परिसर में बैठने के लिए जगह चाहते हैं या वकीलों के चुनाव में वोट डालना चाहते हैं, तो आपको उस कोर्ट की बार एसोसिएशन की सदस्यता लेनी होगी। जो उसकी एक निर्धारित फीस होती है, उसको आप जमा कराकर आप ले सकते हैं। क्या यह अनिवार्य है साथियों? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, अनिवार्य नहीं है। आप बिना सदस्यता के भी केस लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठने की स्थायी जगह आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं वेलफेयर स्टाम्प। इसमें जब भी आप कोर्ट में अपना वकालतनामा लगाते हैं तो उस पर एक एडवोकेट वेलफेयर टिकट लगाना अनिवार्य होता है। यह हर राज्य में अलग अलग कीमत का होता है, जैसे 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। यह पैसा वकीलों के कल्याण कोष वेलफेयर फंड में जाता है। इसके बिना वकालतनामा कोर्ट में स्वीकार नहीं किया जाता है। यूनिफॉर्म की बात करें, एक वकील की ड्रेस उसकी पहचान होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सफ़ेद शर्ट, काला कोट और एडवोकेट बैंड, गले में सफ़ेद बैंड के साथ पैंट सफ़ेद या काली धारीदार अनिवार्य है। महिला वकीलों के लिए साड़ी, सूट या ट्राउज़र निर्धारित रंगों में के साथ काला कोट और बैंड अनिवार्य है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गाउन पहनना भी आवश्यक है। हालांकि कुछ महीनों के लिए गर्मियों में कोट और गाउन से छूट मिल जाती है। बिना सही ड्रेस कोड के जज साहब आपको कोर्ट में बोलने की अनुमति नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि LLB और AIB के बाद भी की यात्रा बहुत ही रोमांचक और असीमित संभावना वाली है साथियों। आइए पूरे इस जो हमारे वीडियो में कुछ चंद शब्दों में समेट लेते हैं उस बात को। लास्ट में आपको बता देते हैं कि AIB पास करते ही आपको COP मिल जाता है। आपको समरी बता देते हैं इस वीडियो की। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में
आप जैसे निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम ट्रिब्यूनल्स में आप केस फाइल कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप बहस कर सकते हैं, लेकिन केस जो फाइल होगा AOR के माध्यम से होगा। आप अपना खुद का स्वतंत्र वकालतनामा बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी अनुमति आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। कानूनी तौर पर आपको किसी सीनियर के अधीन काम करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन कोर्ट के दांव पेच और फाइलिंग प्रक्रिया सीखने के लिए कुछ साल आपको किसी सीनियर के साथ काम करना आपके सुनहरे भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होगा साथियों। तो साथियों, वकालत एक ऐसा पेशा है जहां सीखना कभी ख़त्म नहीं होता है। आप जितने ज़्यादा कानून पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा केस कानून पत्रिकाओं लॉ जर्नल्स SCC में पढ़ेंगे, आप उतने ही बड़े और सफल वकील बन जाएंगे। हमेशा याद रखें, एक सफल वकील की ताकत उसकी आवाज़ नहीं बल्कि उसकी ड्राफ्टिंग और कानूनी ज्ञान होता है। साथियों, इस शानदार और सम्मानजनक पेशे में आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपके मन में अभी भी कोई छोटा सा सवाल भी बच रहा है तो आप हमें निसंकोच होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर आपको देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आपको बता दें, ये वीडियो हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं ताकि आप कानून के प्रति जागरूक हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य का साथ दें। धन्यवाद।